स्वागत है आपका सोलो लेवलिंग के एक और वीडियो में। तो कहानी में अब तक हमने देखा बेरू ने फाइनली जिन्वू को ज्वाइन कर लिया था। कोरिया की लगभग सभी हंटर्स सुरक्षित अपने देश आ चुके थे, जिसके बाद जिन्वू एक और नॉर्मल से गेट के अंदर गया जो कि बाद में रेड गेट में बदल गया था। और अब शुरू होने वाला है अजिन गिल्ड आर्क, जिसके अंदर जिन्वू अपनी खुद की गिल्ड बनाएगा। कहानी की शुरुआत में एक पोर्टल को दिखाया जाता है जिसको बंद करने के लिए कुछ बंदे गए होते हैं, पर अचानक से इनके सामने कोई तो आता है जिसे देख के इनके पसीने छूट जाते हैं। हाय, मैं फिर से गलत आदमी के पास आ गया, लेकिन मानना पड़ेगा तुमने खुद को काफी चालाकी से छुपा रखा है। फ्रेगमेंट ऑफ द ब्रिलियंट लाइट। और तभी यहाँ पर जार्गमंड भी आ जाता है, लैंड ऑफ द ईस्ट की जानकारी लेके, जिसपे बर्फीला बंदा पूर्व दिशा में तो अभी शेडो मोनार्क मौजूद है। जार्गमंड बताता है, मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्दी नियम बदलेंगे और लीजिया को दक्षिण की ओर भेज दिया जाएगा, जिसके बाद पूर्व की जानकारी मैं खुद संभालूंगा। और रही बात शेडो मोनार्क की, तो जब तक आर्किटेक्ट अपनी डील पूरी करता रहेगा चिंता की कोई बात नहीं। वैसे मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग न्यूज है। दक्षिण कोरिया में मौजूद फ्रेगमेंट ऑफ द लाइट सबसे चमकदार और शक्तिशाली है। ये सुन के नीला बंदा काफी खुश होता है, पर इसे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि शायद किसी ने इसे जानबूझकर यहाँ फंसाया हो। तभी यहाँ पर एक आवाज गूंजती है, क्या तुम लोग कोरिया जाने की बात कर रहे हो? और ये कहा होता है जिन्वू के पप्पा ने। फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, हाँ ऐसा ही होने वाला है, दम है तो हमें रोक के दिखा। एंड जार्गमुंडा से, ये भाई हम वगैरह मत कह, मैं जा रहा हूँ, तू निपट इससे। जिन्वू के डैड कहते हैं, वो गया तो गया, तुझे नहीं जाने दूंगा डैश। पर फ्रॉस्ट मोनार्क इसके अटैक को हंसते हंसते रोक लेता है और अगले सेकेंड बूम, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी रेड गेट पर जिसमें जिन्वू अभी अभी गया था। यहाँ वो कहता है, अब तो सब मारे गए, अगला कौन? ये बोलते ही यहाँ का बॉस आ जाता है और कहने लगता है, अच्छा तो तुम थे, मानना पड़ेगा तुम अकेले यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन अब तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है। चलो मेरे बाकी बचे हुए सैनिकों हमला करो। पर ये क्या, चारों तरफ तो बस सन्नाटा बसर रहा है। और ये जिन्वू को कैसे देख रहा है भाई, साड़ा जरूर इसी ने कुछ किया होगा। वही जिन्वू को अब इसकी भाषा भी समझ आने लगी है, जो कहता है, हाँ ये तो काफी मजाकिया है, चलो अब बाहर निकलो। एंड जंगल के अंदर से निकलती है जिन्वू की आर्मी, सभी दुश्मनों के डेड बॉडीज के साथ। और यह सब देख के तो यहाँ के बॉस को यकीन ही नहीं हो रहा होता। इसी बीच बेरू एक कटे हुए सिर को उसके ऊपर फेंक के मारता है, लाइक ये भाई सपने से जाग, ये सब हकीकत में चल रहा है। और यहाँ का बॉस भी लाइक, तूने मुझे मारा, देख मैं तेरे किंग को कैसे मारता हूँ। एंड अपने दो सैनिकों को जिन्वू को मारने के लिए भेजता है, पर जिन्वू को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता क्योंकि पीछे से टैंक आता है और दोनों को अकेले संभाल लेता है। ये देख के यहाँ का बॉस पूरे गुस्से से बस कर अपनी ये बचकानी हरकतें। जिन्वू कहता है, ठीक है फिर। और अगले सेकंड बेरू उसका एक हाथ काट देता है एंड इगरी से एक पैर टस्क उसे जमीन पे पटक देता है। और जिन्वू कहता है, अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब दिया तो मैं तुम्हें बिना तकलीफ के और जल्दी मारूंगा। लेकिन वो कुछ भी बता पाता इससे पहले सिस्टम उसकी जान ले लेता है। जिन्वू कहता है, मुझे एक ना एक दिन सच पता चल ही जाएगा। देन वो अपने इन्वेंट्री से एक चाबी निकालता है जो कि उसे एक बार रैंडम गिफ्ट बॉक्स से मिली थी, लेकिन ये किस चीज की चाबी है ये चीज पता करने के लिए उसे अंडर टेबल हिट करनी थी। अब जाके उसे रिवील होता है कि जिस चाबी को वो इतने दिन से लेके घूम रहा था वो काटनन टेम्पल की है, जिस जगह को जिन्वू क्या हम भी नहीं बोल सकते। हालांकि टेम्पल के लोकेशन रिवील होने में भी 417 घंटे बचे हैं। खैर, जिसने भी ये सब प्लान किया है वो जिन्वू के वहां दोबारा पहुंचने का इंतजार कर रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना तो भूल ही गया कि अपना हीरो पहले जैसा नहीं रहा। इधर जिन्हो कई दिनों से लोगों के ऊपर लीगल केस करने में लगा होता है, खासकर उन लोगों पर जो जिन्वू को ऑनलाइन ट्रोल कर रहे थे। और तभी यहाँ पर जिन्वू भी आ जाता है एंड जिन्हो को थका हारा देख पूछता है, सब ठीक तो है ना? जिसे वो अचानक देख के कहता है, सर ये आदमी बार बार बैटमैन बनने की कोशिश क्यों करता है, लेकिन आपके कपड़े फटे पुराने क्यों लग रहे हैं? जिन्वू उसे बताता है, मैं अभी अभी एक गेट से वापस आया हूँ और तुम कह रहे थे ना गिल्ड बनाने के लिए फंडिंग की जरूरत है, तो ये लो। और इतने सारे एसेंस स्टोन देख के तो जिन्हो के तोते उड़ जाते हैं और कहने लगता है, सर अब हमें अपने एम्प्लॉइज की सैलरी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन एक और जरूरी बात, हम अपने गिल्ड का नाम क्या रखें? जिन्वू कहता है, मैं हमेशा अकेले ही हंट करता हूँ, तो सोलो प्लेयर गिल्ड कैसा रहेगा? ये सुनने के बाद जिन्हो का शक्ल देखो तुम, जो सोच रहा था ये मजाक कर रहे हैं क्या, ये इतना भी परफेक्ट नहीं है जितना लगता है। पर तभी इनके दरवाजे पर कोई तो आता है जिसे देख के जिन्हो दोबारा से हिल जाता है और इनके दरवाजे पर होती है चाहे एन, जो हिचकिचाते हुए कहती है, ओ दरअसल मैं सोच रही थी कि तुम्हारी गिल्ड ज्वाइन कर लूं। जिन्वू को लगता है शायद जीजू रेड के बाद इसका दिमाग हिल गया है, इसलिए वो उसे अच्छे से बैठाता है, चाय पानी पूछता है और दोबारा से कहता है, तुम यहाँ आए क्यों हो? हंटर चाह कहती है, मैंने तुम्हें बताया तो, मैं तुम्हारी गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ। जिन्वू सोचने लगता है, ये सब चल क्या रहा है, कहीं ये चेयरमैन गो का आइडिया तो नहीं है, या फिर गिल्ड मास्टर चोई ने तुम्हें निकाल दिया? चाय इसे समझाती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? जिन्वू कहता है, तो फिर माजरा क्या है, आखिर तुम
तुम हमारे सोलो प्लेयर गिल्ड में आना क्यों चाहती हो। ये नाम सुन के हंटर चा का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और कहती है तो तुम्हारे गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर है। जिन वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने और मेरे वाइस प्रेसिडेंट ने मिलकर ये नाम सोचा है। क्यों, कुछ दिक्कत है क्या इस नाम में। लेकिन अब जिन्हो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाता और बोलता है हैंग ऑन। हम कब इस बात पर पूरी तरह एग्री हुए। जिसपे जिन्हो तुमने तो कुछ कहा ही नहीं, तो मैंने समझा तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद वो चाकू देख के ऑब्जर्व करता है कि वो बाहर से जितनी शांत लग रही है अंदर से उतनी ही घबराई हुई है, फिर भी वो हमारे साथ क्यों आना चाहती है। एंड वो कहता है तुम्हें तो बस 2 ही साल हुए हैं हंटर गिल्ड ज्वाइन किए हुए, तो फिर उनके साथ किए हुए तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का क्या। हंटर चा कहती है मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए पैसे भर दूंगी। जिन्हों कहता है हमें माफ करना लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं है तुम्हें एडवांस या ज्वाइनिंग पेमेंट देने के लिए। हंटर चा कहती है कोई बात नहीं, मुझे एडवांस नहीं चाहिए। हाय, और क्या चाहिए भाई, मैं होता तो इसे अभी के अभी अपनी टीम में ले लेता, ऊपर से एडवांस भी देता। पर नहीं, अपना हीरो तो कुछ और भी पूछेगा। तुम हमारे साथ आने की इतनी कोशिश क्यों कर रही हो जबकि शर्तें तुम्हारे लिए इतना अनकंफर्टेबल है। आखिर तुम्हें हमारे गिल्ड में शामिल होकर क्या ही मिल जाएगा। और अब वो जिन्हो को कैसे ही समझाएगी। शुरुआत से ही वो उसके तरफ खींचे चली आई, जिसके बाद उसने जिन्हो के डिटेल्स निकलवाए और छुप के ऑनलाइन उसके ऊपर नजर रखने लगी। और जब जिन्हो को उसने ट्रेनिंग चैम्बर में देखा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे इस बेरंग धुंधली दुनिया में बस वही अकेला था जो असली रंगों से भरा हुआ हो। और जीजू रेड के दौरान तो उसे लगने लगा कि वो मर ही गई हो, लेकिन अगर फिर से मौत उसके दरवाजे पर दस्तखत दे तो वो क्या करेगी। यही कुछ वजह है कि वो जिन्हो के साथ आखिरी पल तक रहना चाहती है। लेकिन ये बात वो जिन्हो से कैसे कहे उसे समझ नहीं आ रहा। वहीं हंटर चाह का लाल चेहरा देख के जिन्हो सोच रहा था इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, वो सीधे जवाब आखिर क्यों नहीं दे रही। खैर चाहे जो भी हो, ऐसा लग रहा है कि उसने ये सब बहुत पहले से प्लान करके रखा हो। और फिर जिन्हो पूछता है क्या तुम मुझे जवाब देना नहीं चाहती। तब जाके चाह कहती है मैं बस एक कंफर्टेबल जिंदगी जीना चाहती थी, बस इतना ही, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। एंड इस मौके को जिन्हो कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि यही बात तो उसके समझ में आई होगी, जो कि फुसफुसाते हुए कहता है सर शायद हंटर गिल्ड वाले इससे कुछ ज्यादा ही कड़ी मेहनत करवाते होंगे, इसलिए ये हमारे पास आई है। और इसकी बातें जिन्हो को भी सोच में डाल देता है, जो कि कह रहा था हंटर चाह की उम्र ज्यादा से ज्यादा 22 से 23 साल की होगी और इतनी छोटी उम्र में ऐसे हंटर की जिम्मेदारी किसी के लिए भी बोझ बन सकती है। अभी सच में मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। फिर वो चाह से कहता है तुम्हें हमारे गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए एक छोटा सा टेस्ट देना होगा। चाह कहती है पर तुम्हारे जॉब पोस्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। जिन्हो समझाता है ये नियम अभी नया नया ही बना है, इसलिए हम लिखना भूल गए। जिसके बाद वो जिन्हो को नाश्ता पानी लेने भेज देता है और चाह पूछती है आखिर ये टेस्ट है क्या। जिन्हो बताता है तुम्हें मेरे एक सोल्जर को हराना होगा। चाह कहती है मुझे थोड़ा बुरा जरूर लग रहा है कि तुमने मुझे इतने हल्के में ले लिया। अरे यार, हंटर के टेस्ट में तुम्हारी फाइटिंग स्किल तो देखी जाएगी, कहीं ये कुछ और तो नहीं सोच रही थी। जिसके बाद चाह पूछती है मुझे टेस्ट देने कब आना है, पर अपने हीरो को तो वेट ही नहीं हो रहा होता। वो कहता है अभी। वैसे टेस्ट के लिए एसोसिएशन का जिम कैसा रहेगा, अच्छा है लेकिन यहाँ से दूर है, इसलिए हंटर चाह जल्दी से वहाँ जाने के लिए निकलने लगती है। जिन्हो कहता है ना, तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, बस मेरे करीब आ जाओ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। अबे टेस्ट लेने का तरीका बदल गया क्या। खैर जैसा हम सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होता और ये लोग शॉर्टकट लेके यहाँ से निकल जाते हैं। एंड दिस पॉइंट जिन्हो किचन से निकलता है ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे लिए बढ़िया रोल केक लाया हूँ, पर इसके सामने होता है जिन्हो का सेट ऑफ सोल्जर। बेचारे ने सोचा होगा इतना एफर्ट तो आज तक मेरे लिए किसी ने नहीं किया, और बेचारा पूरा का पूरा प्लेट ही उठा के खा जाता है। सीन शिफ्ट होता है एसोसिएशन के बिल्डिंग पर, जहाँ ये लोग सक्सेसफुली आ गए होते हैं। चाय देख के काफी सरप्राइज होती है, पर उसे अचानक याद आता है कि वो तो अपना हथियार लाना ही भूल गई। जिसपे जिन्हो ओ तुम्हारा मतलब उस पिकेक से है। ये सुन के चाह का चेहरा लाल पीला हो जाता है और कहती है नहीं, असल में वो मेरा वेपन नहीं है। जिन्हो भी स्माइल करते हुए कहता है आई एम जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा था। जिसके बाद चाह जिम से एक हथियार उधार लेती है और मेरे ख्याल से ये वाली उठाएगी, देखना। वहीं फाइट शुरू होने से पहले जिन्हो पूछता है ये हथियार तुम्हारा नहीं है तो कहीं तुम ऑकवर्ड फील तो नहीं कर रही। जिसपे हंटर चाह एक जबरदस्त जवाब देती है शैडो सोल्जर्स तुम्हें इसलिए तो छोड़ के नहीं जाएंगे ना कि तुम्हारे पास अपना फेवरेट वेपन नहीं है। इसका एक लाइन में मतलब ये था हथियार चाहे जो भी हो, तुम्हारे पावर्स और स्किल्स तुम्हारे अंदर ही होते हैं। जिन्हो को उसका रिप्लाई बहुत पसंद आता है। वहीं चाह के चेहरे का भाव देख के ऐसा लग रहा था मानो ज्यादातर शैडोज को तो अभी चीर फाड़ के रख देगी, इसीलिए जिन्हो को भी अपने बड़े पत्ते निकालने होंगे। आगे चाह पूछती है विनर कैसे डिसाइड होगा। जिन्हो बताता है बस तब तक लड़ते रहो जब तक इग्रिस को तुम खत्म नहीं कर देते या फिर खुद हार नहीं मान लेते। और चाह लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अचानक से जिन्हो को उसकी कही हुई बात याद आती है कि हथियार कोई सी भी हो, हमारे पावर्स और स्किल्स हमारे अंदर होते हैं। और फिर जिन्हो हंटर चाह से कहता है क्या तुम एक सेकंड के लिए उधर देखोगी। ये सुन के इग्रिस भी लाइक अरे आज ये क्या हो रहा है। जिसके बाद जिन्हो उसे एक तलवार निकाल के देता है जिसे चलाने से बस तूफान आएगा। और हाँ, अब जाके टेस्ट स्टार्ट होता है और इग्रिस दूर से ही आंधी तूफान छोड़ने लगता है, लेकिन चाह इस अटैक को अपने स्पीड से ही डॉच
डॉज कर लेती है और तुरंत ही इग्रिस के पास पहुंच जाती है। इधर चेयरमैन को जिम से कुछ तलवारों के टकराने की आवाज आती है और वो कैमरे में कुछ ऐसा देखता है कि जिम के सारे कैमरे ही बंद करवा देता है और कहता है हाय ये जवानी का प्यार भी। सीन शिफ्ट होता है दोबारा से फाइट पर और ये जिन्वो की आंखें बटन की तरह क्यों लग रही है, क्योंकि चाह ने ग्रीस को हरा दिया होता है वो दफा इतनी जल्दी। और वो आगे ये भी बोलती है तुमने तो कहा था कि मेरी फाइट तुम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर से करवाओगे, जिन्वो से तुम्हें चोट लग सकती है। हंटर चाह जवाब देती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे दोबारा लड़ना है। और फाइनली जिन्वो थक हार के कहता है हमें इसकी इच्छा पूरी करनी होगी। बेरू माय किंग आप क्या चाहते हैं, मैं इस औरत के साथ क्या करूं? जिन्वो ऑर्डर देता है उसे हराओ लेकिन बिना उसे हर्ट किए। इसके बाद बेरू आगे बढ़ते हुए कहता है जैसा आप चाहें एंड फाइट करने के लिए अपने बड़े बड़े पंजे निकाल लेता है। बट जिन्वो उसे फिर समझाता है अपने पंजे उससे दूर रखना नहीं तो पछताओगे। ये सुन के बेरू हैरानी से उसके तरफ देखने लगता है और चाह को लगता है यही बिल्कुल सही टाइम है हमला करने का। बट अचानक से बेरू उसके पीछे आ जाता है जस्ट लाइक पिछली बार की तरह। पर इस बार हंटर चाह उसके ऊपर ही चार्ज कर देती है पर इस अटैक का भी कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि बेरू ने उसके अटैक को बिना किसी एफर्ट के पकड़ लिया होता है। इसके बाद चाह लगातार उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करती है लेकिन बेरू भी अपने पैरों को बिना हिलाए उसके अटैक्स को डॉज करने लगता है और अंत में चाह के फेस टू फेस जाकर बहुत ही लाउडली रोर करता है जिसके इम्पैक्ट से ही हंटर चाह अपने जगह से दूर फिसल जाती है। और जिन्वो पूछता है अब तो सेटिस्फाई हो ना, लेकिन चाह हार मानने को तैयार ही नहीं होती और ये चीज बेरू के बर्दाश्त के बाहर चला जाता है और वो गुस्से में आकर चाह के ऊपर हमला कर देता है। इसी बीच चाह को भी उसके ऊपर चार्ज करने का मौका मिल जाता है पर तुम्हें तो पता ही है बेरू की स्किन कितनी सख्त है जिस वजह से हंटर चाह की तलवार ही टूट जाती है। पर अगले ही सेकंड वो अपने स्किल स्वॉर्ड ऑफ लाइट का इस्तेमाल करती है और तलवार बेरू के सीने में घुसा देती है। एंड इस मोमेंट पर बेरू ने वही सेम ऑर्डर माने जो उसे जन्म के समय क्वीन एंट ने दिए थे, क्रश किल एंड डिस्ट्रॉय ऑल एनिमीज। जिन्वो कहता है इनफ पर उसकी आवाज बेरू के कानों तक पहुंचती ही नहीं और अगले ही सेकंड यहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, अपने हीरो ने सिचुएशन हैंडल कर लिया होता है। खैर बेरू अपनी गलती के लिए तुरंत माफी मांगता है और जिन्वो भी लाइक तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। आगे वो हंटर चाह से पूछता है तुम मेरे सामने अपने आप को इतना पुश क्यों कर रहे हो, कहीं तुम मुझ में इंटरेस्टेड तो नहीं? चाह को इमीडिएटली कुछ समझ नहीं आता पर अगले सेकंड वो कहती है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। सीन शिफ्ट होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इस लेडी को दिखाया जाता है जिसने लास्ट टाइम जिन्वो के अंदर झांका था। वो बताती है कि जो भी अवेकन होते हैं उनकी ताकत दूसरे डायमेंशन से आती है। कई बार दूसरी दुनिया से आने वाली ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि मुझे वो एक चमकीली रोशनी की तरह नजर आती है जिसे मैं सेंस कर सकती हूँ और इस पावर को हंटर तक आने में कोई रुकावट हो तो उसे हटा सकती हूँ और ऐसे ही लोगों को मैं किंग बुलाती हूँ। बट इन द केस ऑफ मिस्टर संग जिन्वो मुझे ऐसा कोई कनेक्शन दिखाई ही नहीं दिया। वो किसी और से अपनी पावर उधार नहीं लेता, उसकी ताकत किसी और दुनिया से नहीं आती बल्कि वो ताकत उसके अंदर से आती है। बेचारी कांपने लगी है सब बताते हुए। माइकल पूछता है क्या उसके पावर की कोई लिमिट नहीं है? सेलनर सिर हिला के कहती है नहीं। और फिर ये लोग सेलनर को साइड करके फ्लोर B24 की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में डेविड माइकल से पूछता है सो यू रिमेम्बर द वेरी फर्स्ट एसरेंगेट? माइकल बोलता है वो तबाही जिसने पूरे दक्षिण पश्चिम तट को मिट्टी में मिला दिया था, ऐसी चीज कौन भूल सकता। आगे डेविड बताता है इसी तबाही को देख के अमेरिका की सरकार ने दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर्स को रिक्रूट किया बट केमिस ड्रैगन जिसे द इनमॉर्टल फ्लेम कहा जाता था उसने अकेले ही दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर्स को मौत के घाट उतार दिया और इस नरसंहार के आखिर में सिर्फ 5 लोग ही जिंदा बच पाए। यहीं से शुरू हुआ नेशनल लेवल हंटर्स का कॉन्सेप्ट। लेकिन क्या तुम यकीन करोगे अगर मैं कहूँ कि उस तबाही ने जाते जाते हमारे लिए एक छोटा सा तोहफा छोड़ दिया था? माइकल चौंकते हुए कहता है क्या तुम वही कह रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? डेविड गेट खोलते हुए रिप्लाई देता है बिल्कुल, देखो यह है वो रूइन स्टोन जो हमें केमिस के बॉडी से मिला था। और ये नजारा देख के तो माइकल के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं जैसे कि मेरा रह गया। अब तुम खुद ही सोचो इस ड्रैगन को इन लोगों ने कैसे हराया होगा। मैं तो कहता हूँ इसकी भी फाइट सीन्स हमें दिखाओ। चलो जाने दो और ये सुनो, कामिस के रेट को हुए 8 साल बीत चुके हैं फिर भी ये चीज इसी ठंडे बेसमेंट में पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि इतने सालों में कोई भी ताकतवर मैजिक यूजर नहीं हुआ जो इसकी पावर्स को कंट्रोल कर सके। एंड डेविड से हम सेलनर की मदद से जिन्वो को अपनी टीम में नहीं ला पाए तो क्या हुआ? हम इस स्टोन को उसे देंगे और अपने टीम फेडरल ब्यूरो ऑफ द हंटर में आने के लिए मना लेंगे। सीन शिफ्ट होता है दोबारा से कोरिया, सीधे जिन्वो के घर पर। यहाँ अपना लौंडा सोच रहा था रीअवेकिंग के बाद थोड़ा लंबा और मजबूत तो हो गया हूँ और शायद फास्ट रिकवरी की वजह से मेरे सारे पिंपल्स और चेहरे के एक्ने भी साफ हो गए हैं। लेकिन फिर भी मेरे जैसे लड़के तो रोड पर कितने ही मिल जाएंगे। स्टिल अचानक से ये सब चीज क्यों सोच रहा है? ओ हाँ, चाहे एन। फिर वो अपने बहन के पास जाता है और पूछता है हे सिस, अगर 1 में से 10 तक नंबर देने हो तो तुम मुझे कितने दोगे? मेरा मतलब क्या मैं वैसा टाइप का लड़का हूँ जिसे लड़कियां पसंद करती हैं, जिन्हें कहती है तूने पी रखी है क्या भाई? मुझे तो तू किसी गटर से निकले भिखारी जैसा लगता है। वाह, बड़े ईमानदारी से इंसल्ट कर दी इसने तो। और हाँ, फैमिली ड्रामा
ड्रामा इज बिगिन। जिन्वो थोड़ा सा गुस्सा होता है लेकिन जीना तो उसके ऊपर लातों की बारिश ही कर देती है। जिन्वो बोलता है बस कर, नहीं तो तेरे पैर टूट जाएंगे। तुझे पता नहीं मेरे पास 6 पैक वाली स्टील की बॉडी है। वैसे मैं एक गिल्ड शुरू करने जा रहा हूँ, सोलो प्लेयर। नाम कैसा है? जीना कहती है तू मजाक कर रहा है क्या? इससे घटिया नाम तुझे और नहीं मिला। और वैसे भी तू हमेशा उन शैडोज के साथ लड़ता है, तो टेक्निकली देखा जाए तो अकेला तो लड़ता ही नहीं। जिन्वो बोलता है बात तो सही है, तो फिर गिल्ड का नाम क्या रखा जाए? जीना दिमाग लगाती है और अपने नाम को उल्टा कर अजीन गिल्ड बना देती है, जिसका मतलब होता है आगे बढ़ते रहना। ये नाम जिन्वो को भी फ्रेंडली लगता है और लो बन गया इसका काम। सीन शिफ्ट होता है चाहे एन के ऊपर, जो सोच कर परेशान हो रही थी कि उसके गिल्ड में जाने के लिए कुछ और रास्ता नहीं था क्या? जो इतनी उल्टी सीधी हरकत कर दी मैंने, अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? टेंशन मत लो, वो भी अपने लुक पर ध्यान देने लगा है, पर किसके लिए ये नहीं पता। पर टेक्निकली देखा जाए तो चा की जान तो मिन बिंगू ने बचाई है। एंड तभी उसे मिन बिंगू की कही हुई बात याद आती है जो उसने चा को हील करते वक्त कही थी, जिन्वो के पावर्स के बारे में, और वो अपने जगह पर उठ के बैठ जाती है। सीन शिफ्ट होता है कोरियन नाइट गिल्ड पर, जिनके इलाके में एक ए रैंक का गेट अपीयर हुआ है, लेकिन उसकी माना रीडिंग थोड़ा एस रैंक के करीब है। एंड एस रैंक गेट में जाने के लिए एस रैंक हंटर भी चाहिए होता है, जो कि इनके टीम में नहीं था। इसलिए एसोसिएशन वाले उन्हें इस गेट के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। स्टिल इनके टीम का एक मेंबर सलाह देता है कि हम एक बंदे को अपने साथ ले लें, जिसकी वजह से हमें पब्लिसिटी भी मिल जाएगी और रिस्क भी कम हो जाएगा। ये आइडिया उसके बॉस को भी काफी पसंद आता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है जिन्वो पर, जो जिन्हो से कहता है अजिन गिल्ड कैसे रहेगा। ये नाम सुन के जिन्हो बहुत खुश होता है और अंदर ही अंदर कहने लगता है सोलो प्लेयर के अलावा सब कुछ चलेगा। जिन्वो आगे कहता है अब हमें एक तीसरा फाउंडिंग मेंबर ढूंढना है, क्योंकि मिस चा उस तरह की पर्सन नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। जिन्हो पूछता है तो आप किस तरह के इंसान की तलाश में हो, जरा साफ सब बताइए। जिन्वो बताता है ऐसा कोई जिसके पास हंटर का लाइसेंस हो, लेकिन गिल्ड की पॉलिटिक्स मीटिंग वगैरह से कोई लेना देना ना हो, पर भरोसे के लायक हो। तभी इनके दरवाजे पर नॉक नॉक होता है और इस बार जिन्वो दरवाजा खोलने जाता है, सोचते हुए कि इस बार भी कहीं हंटर चाह तो नहीं। लेकिन टेंटन है, इस बार इनके दरवाजे पर होते हैं नाइट गिल्ड के मेंबर्स, जिन्हें देख के जिन्वो के एक्सपेक्टेशन की ऐसी तैसी हो जाती है। आगे पार्क बताता है कि यह बुसान में आया आज तक का सबसे बड़ा गेट है, अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो हमें इसके अंदर जाने की परमिट मिल जाएगी। जिन्वो सोचता है बुसान, वहाँ तो जूही भी रहती है, मैं उससे मिलकर डिनर का वादा भी पूरा कर दूंगा। एक तीर से कई शिकार, जिसे यूं सोचते देख पार्क कहता है फिक्र मत करो, हम तुम्हें रेट के 20% देंगे। जिन्वो रिप्लाई देता है नहीं, हम 50-50 करेंगे। पार्क बोलता है फिर हमारी एक शर्त है, तुम्हें डंजन बॉस को अकेले खत्म करना होगा और हमारे लौंडे के लिए ये कौन सी बड़ी बात होने वाली है। और अब ये लोग रेड के लिए कल का टाइम डिसाइड करते हैं। जिन्वो बोलता है मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा और अपने एक शैडो सोल्जर को पार्क के पीछे लगा देता है। और तभी उसके मोबाइल पे एक फोन आता है अनजान नंबर से, कहीं ये चाका तो नहीं। नहीं, फोन पर होती है उसकी माँ, जो सुबह सुबह अपने बेटे का आवाज सुनना चाहती थी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं बुसान में खुले उस बड़े से गेट को, जो सच में बहुत बड़ा है। तुम खुद ही देखो ना, लोगों की हाइट कितनी छोटी है उसके सामने। और सीन शिफ्ट हो जाता है उसके बहन के स्कूल पर, जहाँ कुछ बच्चों को टीचर्स एक क्लास में मूर्ति लाने भेजते हैं, पर उस कमरे में उन्हें एक गेट दिखाई देता है और एक लड़का कहता है अबे डरपोक मत बनो, डंजन ब्रेक होने में हफ्ते लगते हैं, तब तक इससे कुछ भी चीज बाहर नहीं आ सकती। और स्टाइल मारते हुए गेट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। गुड, तुम्हें देख के बहुत लोगों को अपने दिनों की याद आ गई होगी। दूसरा लड़का बोलता है इस क्लासरूम को पूरे सेमेस्टर किसी ने यूज नहीं किया, यहाँ के सामान पर धूल मिट्टी लगी हुई है, इसका मतलब। और तभी कोई उस बच्चे का सिर पकड़ के हवा में उठा देता है। वो लड़का बचने की कोशिश करता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, पर तब तक बीस्ट बाहर आ चुका था और यहाँ से किसी को भी जाने नहीं देता। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। और इन बीस्ट का नाम था ऑक्स, जो पैदा ही शिकार के लिए हुए होते हैं। भले ही इनके पास ज्यादा दिमाग नहीं होता, लेकिन जब बात शिकार को ढूंढने और उसे पकड़ने की आती है तो ये इंसानों से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। वैसे यहाँ पर जो आए हैं वो उनका पहला दस्ता है। इन्होंने पूरे एक हफ्ते अंधेरे में चुपचाप इंतजार किया था और जब शिकार गेट के पास आया तो उनके सूंघने की शक्ति ने उनकी मदद की। साथ ही अब इन्हें पता चल चुका है कि यह पूरी बिल्डिंग शिकार से भरी पड़ी है। एंड ये लोग प्लान बनाते हैं कि एक एक करके सभी फ्लोर्स को क्लियर करते जाएंगे। सीन कट होता है जिन्वो पर, जो अपने वादे के हिसाब से उस बड़े से गेट के पास पहुंच चुका है और उसे यहाँ आगे पता चलता है इनकी गिल्ड तो बहुत बड़ी है। और देखते ही देखते उसे चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं और कहने लगते हैं आपने जीजू रेड में कमाल कर दिया, आप वो काले काले जीवों को कैसे बुलाते हैं, और क्या आज की इस रेड में आप ही लीड करने वाले हो। और तभी कोई इनको टोकते हुए कहता है अरे बस करो यार, बार बार क्यों इसे स्पॉटलाइट में डाल रहे हो। और सबको जिन्वो से दूर करने के बाद एक नई आवाज के साथ बोलती है हाय, मैं हूँ येरीम। मैंने सोचा अगर मैं मेन हीलर हूँ तो टीम के मेन हंटर से जान पहचान करना जरूरी है कि नहीं। जिसके बाद इनका लीडर आके इन्हें समझाता है जिन्वो बस हमारे सेफ्टी के लिए यहाँ है, पर इसके टीम वाले मुंह लटका के कहते हैं नहीं, इसे आज का हमारा लीडर बनाओ। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं और रेड स्टार्ट हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है हंटर एसोसिएशन के इमरजेंसी कॉल सेंटर पर। यहाँ एक लड़की डरी हुई कांपती आवाज में कॉल करके बताती है हम एक स्कूल में हैं और बाहर मास्टर घूम रहे हैं। ऑपरेटर पूछती है अभी तुम कहाँ पर हो। लड़की
रिप्लाई देती है, अभी मैं बाथरूम में छुपी हुई हूँ और चारों तरफ से बस चीखें ही सुनाई दे रही है। ऑपरेटर कहती है, जितना हो सके आपको शांत रहना होगा, हमारे हंटर्स तुम्हें बचाने के लिए पहुंच रहे होंगे, पर क्या तुम उन मॉन्स्टर के बारे में और कुछ बता सकती हो? लड़की बताती है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो 2 पैरों पर चलते हैं, भद्दी सी शकल और हरे रंग के। ये सुन के ऑपरेटर के पसीने छूट जाते हैं और वो कहती है, वहां से भागो अभी के अभी। लेकिन तब तक यहाँ एक ऑक्स दस्तक दे चुका था और लड़की बस चिल्लाते ही रह जाती है। इधर स्कूल से आधे बच्चे अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऊपर के फ्लोर में फंसे हुए हैं, जिन्होंने दरवाजे को सील करने के लिए सभी टेबल कुर्सियों को वहां ले जाकर रख दिया है। बाकी काफी हिम्मत है इन लड़कों में, जरूर बड़े होके एस रैंक हंटर बनेंगे। इधर एक मॉन्स्टर दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है, जिसे देख ये लड़का दूसरे दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, पर उस दरवाजे पर भी मौत उसका इंतजार कर रही थी। यह देख के सभी लोग अपने मम्मी पापा को याद करने लगते हैं और जीना अपने भाई को। वही इनमें से एक मॉन्स्टर सीधा जीना के ऊपर जाके हमला कर देता है, क्योंकि उसके अंदर से काफी तगड़ी माना एनर्जी रिलीज हो रही थी। पर किसी ने तो उसके हमले को रोक लिया था और बदले में उसे इतने जोर से हिट करता है कि बिल्डिंग का छत फोड़ के ही निकल जाता है। एंड उसके साथ 2 बंदे और होते हैं जिन्हा को प्रोटेक्ट करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है इस 2 मुंह वाले ऑग्रेस पर, जो नाइट गिल्ड के ऊपर अटैक कर देता है, पर इसके अटैक को पार्क सील्ड बना के रोक लेता है। देन कोई उस मॉन्स्टर की आंखें फोड़ता है, कोई उसके हाथ काटता है और अंत में मैजिशियन उसे जला के राख कर देते हैं। आगे पार्क अपने टीम वालों से कहता है, ये रेड आसान नहीं होने वाली दोस्तों, क्योंकि वो अपने सामने बहुत सारे अनडेड मॉब्स को देख रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर हमला करने के बजाय इनसे दूर भाग रहे थे, जिसे देख के जिन्हो भी लाई, अबे यार मेरे ख्याल से तो यहाँ मार कट होनी चाहिए थी। पर अचानक से उसे अजीब सी फीलिंग आने लगती है और वो कहता है, एक अर्जेंट काम है, मुझे अभी के अभी जाना होगा, लेकिन मैं यहाँ किसी ऐसे को छोड़ जा रहा हूँ जो अब तुम्हारी मदद करेगा और बाकी काम भी संभाल लेगा। हालांकि बेरू को देख के सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। जिन्हो कहता है, तुम लोग इसे पहचानते हो? नाइस, मतलब मुझे इसकी पावर बताने की जरूरत नहीं। साथ ही वो बेरू से कहता है, बाकियों के साथ कुछ भी करो, लेकिन इंसानों को सेफ रखना। जिसके बाद वो उसे 20 सोल्जर्स भी देता है। वैसे इस मूवमेंट पर बाकी लोग कहने लगे हैं, क्या तुम वाकई जा रहे हो इतने सारे मॉन्स्टर के पीछे में छोड़ के? जिन्हो उनकी तरफ देख के कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं इन्हें अपने साथ ले जाता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है तुम ऐसा नहीं चाहोगे। जिन्हो की रिप्लाई से इनके पसीने छूट जाते हैं और कहते हैं, तब तुम सही कह रहे हो। इधर उसके शेडोज उसे बार बार सिग्नल भेज रहे थे और वो भी अपने पूरे स्पीड से उनके तरफ जाने लगता है। लेकिन जब वो गेट के सामने पहुंचता है तो बहुत सारे अनडेड्स उसका रास्ता रोके खड़े थे, जिन्हें साफ करने के लिए वो अपना दोनों ड्रैगर निकाल लेता है और उसे देखकर ही सभी अनडेड्स अपने घुटने पर बैठ जाते हैं, जैसे कि वो अपने राजा को यहीं रहने के लिए कह रहे हो। लेकिन जिन्हो के पास इनफ टाइम तो था नहीं कि वो यहाँ रुक के कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाए। जिसके बाद वो काइजर को बुलाता है और उसके ऊपर बैठ के यहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है दोबारा से जीना के स्कूल में, जहाँ शैडो आर्मी ऑक्स को बहुत गंदा मार रहे थे और अंत में एनिमी टीम के लीडर को ऐसे उठाते हैं और ऐसे पटक देते हैं। एंड इसमें से एक बंदा डर के यहाँ से भाग जाता है। जिना भी यहाँ से निकलने के लिए गेट की तरफ जाने लगती है, पर एक शैडो उसके रास्ता रोक के इशारा करता है, नहीं नहीं वहाँ और भी है। इसके अलावा वो गेट जिससे ऑक्स बाहर आए थे वो अब पूरी तरह से टूट चुका है और वो बंदा जो फाइट से भागा था वो अपने सरदार को जाके इन्फॉर्मेशन देता है कि हाई ऑक्स इंसानों के साइड है। आगे उनका सरदार कहता है, वो हाई ऑक्स है तो रहे, हम भी ग्रेट ऑक्स हैं, उनसे भी ऊपर, मुझे रास्ता दिखाओ, अब होगा कत्लेआम। दूसरी तरफ नाइट गिल्ड वाले बेरू से बहुत डरे हुए हैं और बेरू भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग इतना डरे किस चीज से हैं। उसके बाद वो सेकेंड्स में ही डेथ नाइट का सिर ले आता है, जस्ट लाइक इस चीज से डर रहे थे क्या, अब मत डरो। जिसे कि ये लोग भी टोटली सरप्राइज, क्योंकि डेथ नाइट टॉप रैंक का मॉन्स्टर होता है, ऊपर से उसके शरीर से मिलने वाले क्रिस्टल्स भी बहुत महंगे होते हैं। फिर क्या होना था, ये सभी लोग बेरू के पीछे चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जो ग्रेट ऑक्स का सरदार होता है वो देखता है कि जब ये शैडोस रीजनरेट कर रहे होते हैं उस वक्त वो कुछ नहीं कर सकते। इसी का फायदा उठा के ग्रेट ऑक्स का सरदार जिन्हा को पकड़ लेता है, पर अचानक से उसे किसी बहुत बहुत डरावने चीज के पास आने का एहसास होता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं, जिस वजह से जिन्हा उसके चंगुल से छूट जाती है। इधर काइजल चिल्लाते हुए क्रेश करता है सीधे बिल्डिंग पर, जिससे कि इन ऑक्स को भी पीछे हटना पड़ता है। वहीं जिन्हू सीधे अपने बहन के पास जाता है और उसके सिर में हाथ रख के कहता है, मैं यही हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। इधर ग्रेट ऑक्स का सरदार फिर से कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन अपना हीरो से चुपचाप वहीं खड़े रहने के लिए कहता है और वो उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद जिन्हो यहाँ के सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। ऑक्स का लीडर पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है? पर जिन्हो जवाब देना जरूर नहीं समझता। एट लास्ट सभी ऑक्स उस पर हमला कर देते हैं, पर वो उन सभी को सेकंड्स में गिरा देता है। इनका लीडर डरते हुए पूछता है, ये तूने कैसे किया? जिन्हो एक हाथ से उसका मुंह पकड़ता है, फिर गौर से इधर उधर देखने लगता है जैसे कि वो कुछ जानना चाहता हो, और एक सेकंड की चुप्पी के बाद पूछता है, क्यों? आखिर तुम लोग इंसानों को मारने के लिए इतने उतावले क्यों रहते हो? ऑक्स बताता है, हमारे अंदर जो आवाज गूंजती रहती है वो बार बार कहती है, इंसानों को मारो मारो। जिस पे जिन्हो, तो फिर मेरे बारे में क्या वो आवाज तुम्हें मुझे मारने को भी कहती है? जवाब
जवाब दो। पर अब वो ऑक्स अपने जान की भीख मांगने लगता है। जिनवू ट्रैगर निकालते हुए कहता है, तो इसका मतलब वो आवाज मुझे इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करती। ठीक है, फिर तुम्हें रहम चाहिए था ना। सीन शिफ्ट होता है नाइट गिल्ड के रेड पर, जहाँ एक सोल्जर एंट एक बॉडी को खा रहा था। लेकिन ये हीलर यमीर उस बॉडी को पकड़ के कहने लगती है, अरे तुम्हें अंदाजा भी है ये कितनी कीमती है? वो एम्पायर की लाशें तो और भी ज्यादा महंगी बिकती है। ये देख के सोल्जर एंट का दिमाग खराब हो जाता है और वो यमीर को घायल कर देता है। पर सही टाइम पर यहाँ बेरू आ जाता है और यमीर को हील कर देता है। बदले में यमीर उसे थैंक यू कहती है और बातों बातों में हम पहुंच जाते हैं बॉस चैम्बर तक। और यहाँ का बॉस था आर्कलिच, जिसे इंडस्ट्री का हर बंदा जानता है, क्योंकि इसी तरह के एक आर्कलिच ने एक बार चाइना के सबसे बड़े गिल्ड को तबाह कर दिया था। तो इन ए रैंक हंटर्स का इसके सामने क्या औकात। साथ ही इन हंटर्स के पीछे से वो लोग भी आ गए जिनके बॉडीज को एंट नहीं खा पाई थी। पार्क कहता है जल्दी से पीछे का रास्ता बंद करो और ये लोग वहाँ पर एक बड़ा सा सीढ़ बना देते हैं। लेकिन वो सीढ़ भी बस मुश्किल से 5 मिनट ही टिक पाएगी। मतलब अब ये लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं और पार्क को यहाँ आने का पछतावा होने लगता है। और इस मोमेंट पर बेरू यहाँ एंट्री लेता है, जिसे देख के आर्कलिच कहता है, तुम तो शेडो आर्मी हो, फिर किंग के इलीट गार्ड्स पर हमला क्यों कर रहे हो? बेरू हंसते हुए जवाब देता है, क्योंकि हमें किंग ने चुना है पर तुम्हें नहीं। आर्कलिच कहता है, ये नामुमकिन है, मैं खुद उनसे बात करूंगा। पर तब तक बेरू अपना चाल चल चुका था, जो कि सीधे अपना हाथ आर्कलिच के सीने में घुसा देता है और खींच के उसका दिल निकाल लेता है, जिसके साथ साथ यहाँ के अंडर्स भी अपने अपने जगह पर ढेर हो गए। स्टिल बेरू ने इतना बड़ा काम किया है तो खुशी तो मनाएगा ही, एक जोरदार रोर करके। और अब पार्क कहने लगता है, मुझे पता था कि वो ताकतवर है, लेकिन ये तो हद ही हो गई। वही यूनताई को लगता है जिनवू को तो गेट में एंटर होने की जरूरत भी नहीं, अगर वो चाहे तो अपनी आर्मी भेज के ही डंजन क्लियर कर सकता है। इसका जवाब तुम्हें कहानी में आगे पता चलेगा। बाकी पार्क भी सोचने लगता है, उसने तो अपनी पूरी आर्मी भी नहीं बुलाई, फिर भी उसके थोड़े से सैनिक किसी बड़े से गिल्ड को टक्कर देते। यूनताई दोबारा से कहता है, बॉस मैं सोच रहा था उस संघ वाले बंदे की गिल्ड को भी अपने में मिला लें, लेकिन आज जो देखा उसके बाद मुझे नहीं लगता कि संघ को हमारी जरूरत भी है। पार्क बोलता है, अरे भाई चाहे वो कितना भी बड़ा हंटर क्यों ना हो, हर गिल्ड को एक तय संख्या में लोग ले जाने ही पड़ते हैं, ये तो रूल है, इसे तोड़ नहीं सकते। और सोचो अगर उसके साथ हमारी डील हो जाए तो उसे मिलेगा मैन पावर और हमारे पास रहेंगे हैवी हीटर्स, एकदम विन विन सिचुएशन। यूनताई कहता है, लोग बोलेंगे हम मुफ्तखोरी कर रहे हैं। पार्क बोलता है, अरे छोड़ने यार, इसे बोलते हैं अकलमंदी। सीन शिफ्ट होता है स्कूल पर, जहां मातम का मंजर था। कोई अपने बच्चों को ढूंढ रहा था तो कोई अपने बच्चों के पास बैठ के रो रहा था। उधर चेयरमैन गो जिनवू से कहता है, जो 213 स्टूडेंट समय रहते स्कूल से भाग निकले थे वो सब सुरक्षित हैं, लेकिन घायलों में से बस 10 को ही बचाया जा सका। जिसके बाद गो उसे अपना फोन देते हुए बताता है, अगर इस ग्राफ पर गौर करे तो साफ साफ दिखता है कि पिछले 6 महीनों में सीवल के साथ साथ पूरी दुनिया में गेट की संख्या तेजी से बढ़ी है। और यही नहीं, जैसे जैसे गेट्स बढ़ रहे हैं हंटर्स की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कोई अदृश्य ताकत बैलेंस बना रही हो। आगे चेयरमैन गो से कुछ डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है, ये सारे रिक्वेस्ट है जापान, अमेरिका, चीन, रूस जैसे और भी देशों से। हर कोई आपसे मिलने का एक मौका चाहता है, लेकिन मुझे डर है कि अगर आप इस देश से हमेशा के लिए चले गए तो हम आने वाले खतरों का सामना कर पाएंगे या नहीं। कुछ दूर चलने के बाद कार एक अस्पताल के पास जाकर रुकती है, जहाँ जिनवू के बहन को भर्ती किया गया था। और जिनवू कार से उतर के हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। एंड चेयरमैन गो दोबारा से कहता है, मिस्टर संग, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा आपको जो भी चाहिए वो दिलाने में, बस आप कोरिया छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि हमारे पास आपको मिलाकर 10 एस रैंक हंटर थे, जिसमें से 2 लड़ाई में मारे गए और तीसरे ने अमेरिका की नागरिकता ले ली। ऐसे में एसोसिएशन चुपचाप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती, तो प्लीज अगर कोई भी चीज है जो हम आपके लिए कर सकते हैं तो बताइए। जिनवू कहता है कि आप मुझे अकेले हाई रैंक गेट में जाने की इजाजत देंगे। चेयरमैन गो थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, मुश्किल जरूर है पर मैं इसे तुम्हारे लिए मुमकिन बनाऊंगा। सीन कट होता है और एक मॉडल जैसी लड़की को दिखाया जाता है। रुको, मॉडल जैसी नहीं यार, ये मॉडल ही है। जिन्हों उसे फोन करके कहता है, अरे तुझे जो करना है वो करते रहना, लेकिन पहले ये सोच, हमें बस एक मेंबर और चाहिए, फिर हम अपनी गिल्ड ऑफिशियली बना सकते हैं। सोहयून रिप्लाई करती है, हाँ इसका नाम सोहयून है। तुम मुझे उस गिल्ड में बुला रहे हो जो अभी तक बनी नहीं है? तुम किसी फ्रॉड के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हो? हाँ, अगर मैं बताऊं कि वो फ्रॉड असल में कौन है ना, तो तू वहीं कूद पड़ेगी। ये चीज जिन्हो बोल रहा है। सोहयून पूछती है, कौन है वो? सीन शिफ्ट होता है अपने हीरो के ऊपर जो कह रहा था, तो यही है वो शख्स जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। लेकिन ये जिन्हो की शक्ल ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भूत देख लिया हो? आगे जिन्हो कहता है, हाँ यही है मेरे चाचा की लड़की ए रैंक हंटर सोहयून। और ये मोहतरमा भी अपने हीरो से मिलकर बहुत खुश होती है। अपने नहीं यार, हमारे हमारे। आगे जिन्हो बोलता है, उसने अब तक तो तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा, पर हमारे साथ आने के बाद पब्लिक की निगाहें हमेशा तुम पर रहेगी। क्या इसके लिए तैयार हो? सोहयून भी कह रही होगी, ये कैसे नॉनसेंस सवाल है, बल्कि यही तो मेरा काम है और उस जिद्दी जिनसुंग के साथ काम करने से तो बेहतर है। वैसे मैं सोच रही थी आपके साथ एक सेल्फी ले लूं, ग्राम पर डालनी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एसोसिएशन के मीटिंग पर, जहां गो कहता है कि हमें जिन्हो को अकेले गेट के अंदर जाने का अधिकार दे देना चाहिए। एसोसिएशन वाले बोलते हैं, ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो, हम समन क्रिएचर्स को इंसानों का दर्जा नहीं दे सकते। इसके जवाब में चेयरमैन गो एक मस्त चीज बोलता है, एक तरफ 20 ए रैंक हंटर हो और दूसरी तरफ संग जिन्हो अकेला, तो आप लोग डंजन ब्रेक में किसे भेजना चाहेंगे? और यहाँ थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। आगे चेयरमैन गो कहता है, दुनिया
भर के गिल्ड्स संग जिन्वो को अपने टीम में लेने को बेताब हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि संग जिन्वो उन सभी ऑफर्स को ठुकराकर कोरिया में ही रहे। तो हमें वो गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए जो हमने वोंग डोंग को अमेरिका जाने देकर की थी। और जरा सोचिए, अगली बार जब एस रिंग गेट खुलेगा तो किसके पास इतना पावर है कि वो जाकर लोगों की जान बचा सके। सीन शिफ्ट होता है चाहे एन के ऊपर, जिसने फाइनली जिन्वो के साथ उस लड़की को देख लिया होता है। और स्पीक में पर्सनली माई फेवरेट इज दिस डूड। सीन शिफ्ट होता है वापस से जिन्वो के ऊपर, जिसको एसोसिएशन वालों ने अकेले गेट के अंदर जाने की परमिशन दे दी होती है और वो जा भी रहा होता है, जो कि फिर से एक बहुत ही बड़ा एयरिंग गेट है। पर जिन्वो अंदर जा पाए इससे पहले डायरेक्टर वो उससे पूछता है क्या वाकई तुम्हें किसी क्लीनअप या माइनिंग टीम की जरूरत तो नहीं है, जिसपे जिन्वो अपने कुछ पैदल सैनिकों को वहां बुला के कहता है चिंता मत करो, ये सब संभाल लेंगे। और इनमें से एक एक किसी बी रैंक हंटर के बराबर होते हैं। जिसके बाद डायरेक्टर वो अपना आर्मर वगैरह पहन के बोलता है चेयरमैन ने मुझे भी तुम्हारे साथ जाने के लिए कहा है ताकि हम कंफर्म कर सके कि तुम्हारी टीम को वाकई में गेट के अंदर जाने की मंजूरी दी जा सकती है या नहीं। जिन्वो बोलता है अगर आप वाकई में अंदर जाना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं शेडो सोल्जर्स यहाँ के बीस्ट को कुत्तों की तरह मार रही थी, खासकर इग्रिस जो बस अपनी तलवार घुमा रहा था और सब खत्म। वहीं एक सोल्जर एंट मॉन्स्टर के बॉडी को खाने लगता है, जिसे जिन्वो एक खींच के लगाता है और कहता है तुम उसे स्नैक समझ रहे हो क्या, मॉन्स्टर की बॉडी बहुत महंगी बिकती है। और ये सब देख के डायरेक्टर वो सोच रहा था ये बंदा अकेले ही पूरे डंजन को क्लियर कर सकता है, लाशें जमा कर सकता है और स्टोन भी निकाल सकता है, ये तो पूरी की पूरी एक आर्मी है। तभी यहाँ पर डंजन का बॉस भी आ जाता है, जिसे एक बड़ा सा सांप या एनाकोंडा भी कह सकते हो तुम, वैसे इसका ऑफिशियल नाम नागा है, नागा। जिसे देख जिन्वो अपने सोल्जर से कहता है जो लोग माइनिंग या लाशें इकट्ठा करने में नहीं लगे हो वो जा सकते हो, अब उनकी जरूरत नहीं, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। और उसे ऐसा करते देख डायरेक्टर वो उससे पूछता है तुमने सबको वापस क्यों बुला लिया, वो तलवार वाला तो इसके लिए अकेले ही काफी था। जिन्वो अपना हथियार निकालते हुए जवाब देता है मैं इन पे कुछ ज्यादा भरोसा करने लगा हूँ और अगर यूं ही चलता रहा तो किसी दिन मुझे धोखा खाना पड़ सकता है। नाउ यहाँ का बॉस उसके ऊपर हमला कर देता है और जिन्वो दिखाता है अपना असली ताकत, जो कि तेजी से उसके सिर के पास जाता है और एक ही अटैक से उसकी कहानी खत्म कर देता है। और इसी के साथ वो 101 लेवल तक पहुंच जाता है, जिससे कि उसके स्किल्स अपग्रेड हो जाते हैं। एंड पर्सनली जिन्वोस फेवरेट शैडो एक्सचेंज यूज करने के बाद जो उसे 3 घंटे का कूल डाउन लगता था उसमें अब बस 2 घंटे ही लगेंगे, जिसके बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं यू नो। वही डायरेक्टर वो सोच रहा था नागा की स्किन से तो बहुत सारे मजबूत आर्मर और शील्ड बनाए जाते हैं, पर उसने सिर्फ अपने ड्रैगर से चीर के रख दिया, कमाल है। इधर जिन्वो नागा का शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जिसके शरीर में लगभग टस्क जितनी ही माना एनर्जी बह रही थी और ये भी उसकी तरह अपने साइज को घटा बढ़ा सकता था। एंड जिन्वो इसका नाम रखता है जीमा। हालांकि अब डंजन टूटने लगा है, पर जिन्वो कहता है हमें इस बॉस के बॉडी को भी बाहर लेके जाना है। फिर क्या था, टस्क उसकी बॉडी को उठा के अर्थ पे ले आता है, सभी उसकी फोटोज खींचने लगते हैं। वेल तो अपना टस्क फेमस हो गया यार। और अब डायरेक्टर वो चेयरमैन को इस रेड की इन्फॉर्मेशन देने जाता है, पर उन विजुअल्स को याद करके उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं, जिसे इस तरह की हालत में देख चेयरमैन को कहता है डायरेक्टर वो आज जो आपने देखा उसे देखकर चौंकना लाजमी है, क्योंकि जो हुआ वो कोई रेड नहीं था, वो तो एक कत्लेआम था। अब आप जाके थोड़ा आराम कीजिए। जिसके चले जाने के बाद चेयरमैन को अपने आप से कहने लगते हैं इसे कहते हैं असली गिल्ड, कमाल है, शायद मैं शुरू से ही जानता था हंटर इंडस्ट्री में एक भूचाल की शुरुआत हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है टोक्यो जापान। एक शांत दोपहर का समय था, सड़क पर लोग चल रहे थे, गाड़ियां फर्राटे भर रही थी, सब कुछ आम था। फिर वो आया जिसके आकार और मौजूदगी के सामने भयानक शब्द भी छोटा पड़ जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डबल डंजन आर्क एंड जापान क्राइसिस आर्क, जिस वीडियो में जिन्वो दोबारा से कार्टनेट टेम्पल के अंदर जाएगा। बाकी इस लंबी चौड़ी वीडियो में कहीं सुधार की जरूरत हो तो कमेंट जरूर करना। सब्सक्राइब।